वेलकम एस्पिरेंट्स द प्रेप हैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आप सभी को जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लॉ है, क्लैट है, वनडे एसएससी की चर्चा, जीएस का पोर्शन होता है और जीएस में खासकर हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे वाले जो प्रश्न होते हैं पूछे जाने वाले, उन सभी से संबंधित एक क्लास आपकी चलाई जा रही है। इससे पहले हमने एक क्लास आपको कराया था जो टॉपिक था हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा हमने कवर करा दिया था। हड़प्पा से संबंधित टोटल एस्पेक्ट आपको हम समझा चुके हैं। एक बात ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में जीएस की जब भी आप तैयारी करते हैं तो जीएस ओरिएंटेड प्रश्न किस स्तर के होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, विगत 10 वर्षों के एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया है और उसके अनुसार एग्जामिनेशन ओरिएंटेड किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको आधार बनाकर लगातार इस लेक्चर में एक मास्टर कोर्स के रूप में आपको हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं द प्रेप हैक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि जो भी क्लासेज यहाँ पर संचालित होगी या कभी भी क्लासेज अगर यहाँ पर होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाएगा। 2 बार नोटिफिकेशन आपको जाएगा ताकि क्लास आप समय पर जुड़ पाएंगे पंक्चुअल होकर। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, कल जो हमने कवर कराया था वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैंने आपको मैपिंग के थ्रू बताया था। सबसे पहले मैप मैंने बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ पर लोकेटेड है, किन किन देशों में इसकी अभी वर्तमान उपस्थिति है। ठीक है, दूसरा उसमें मेन सिटीज किस प्रकार के थे, उसका राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या करते थे, आर्ट एंड कल्चर क्या था इत्यादि, रीजन क्या था। ठीक है, ये सब हम आपको बताए हुए थे और बताने के साथ हमने ये भी बताया था कि एक चीज और भी आपको कॉमन याद रखना है, एग्जाम में जो प्रश्न पूछे आते हैं, प्रश्न कहाँ से क्या मिला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो प्राप्त होंगे तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को आधार बना के हमने हड़प्पा के बारे में लिखा है इतिहासकारों ने, तो उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में होते हैं। तो प्रश्न का नेचर भी मैं आपको बताते चल रहा था, यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या करना है, अगर जो बच्चे बिल्कुल नए हैं तो आप पिछले स्लाइड में जाइएगा, पिछले क्लास में जाइएगा, उसको पूरा कवर करने की कोशिश करिएगा। आज का सेशन है वैदिक एरा। वैदिक एरा में खासकर ऋग्वैदिक एज की चर्चा हम करेंगे। ये मैप एक बार फिर से आपको समझना है। हमने बताया था जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कर रहे थे तो हड़प्पा का हमने बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इन पार्टों को मिलाकर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, मतलब वही मान के चलना है हिंडन नदी के किनारे ये एरिया बसा हुआ था। ठीक है, हड़प्पा का जब डिक्लाइन होता है, हड़प्पा के डिक्लाइन के कॉजेज आपको हमने बता दी, थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ रिकॉल कराने के दृष्टिकोण से, इसको रिलेट करना है। तो पहले बताया था कि हड़प्पा के शहर विभिन्न कारणों से नष्ट हो गए, जो कई जगह कई कारण थे। मौसम, क्लाइमेट चेंज भी हुआ था, फ्लड भी आया होगा, सूखा भी पड़ा होगा। ठीक है, किसी प्रकार की एपिडेमिक वहां पर फैली होगी, जो भी कारण हो, अलग अलग शहरों के नष्ट होने के अलग अलग कारण यहाँ पर आपको हमने बताया था। अब ये जो एरिया खाली है, इस एरिया में आर्यंस आएंगे। अब आर्यंस कहाँ से आएंगे, किस एरिया में बसेंगे, तो मेन जो जगह हुआ है उसका नाम है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब, ये देखो सप्त सैंधव प्रदेश है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सिंधु नदी और आसपास के 7 नदियों को मिला के। कौन कौन, इंडस, ब्यास, सतलज, ठीक है, सरस्वती जिसको हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सभी ब्यास, ठीक है, सतलज, ब्यास, मतलब पंजाब 5 नदियों के किनारे बसा हुआ है। 5 नदियों की भूमि है पंजाब, और पंजाब के आसपास पाकिस्तानी इलाका में 2 और नदी आप जोड़ लीजिएगा। टोटल 7 नदियों के ट्रिब्यूटरी में यहाँ पर क्या हुआ थे, आर्यंस, ऋग्वैदिक आर्य यहाँ पर बसे हुए थे। ध्यान रखना है, ये आएंगे कहाँ से, इसके प्रति बहुत सारा सोर्सेज है। जैसे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि साइबेरिया से आए थे, कोई कहता है नॉर्थ पोल से आए थे। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर प्रमाण मिलेगा। किसी का कहना है कि यहीं के मूल निवासी थे, किसी का कहना है कि नहीं ये रसिया से आए थे। हमको इसमें नहीं पढ़ना है। सबसे जो एनसीईआरटी में जो सबसे सर्वमान्य मत माना गया है, ये माना गया है कि ये मध्य एशिया से आए थे। एक चारागाह, चारा मतलब ये मान के चलने हैं कि चरवाहा समुदाय है, नोमैडिक पर्सन्स है, ट्राइबल इनका ओरिएंटेड, मतलब मेन काम क्या है, ट्राइबल सोसाइटी है और पशुचारण से जुड़ा हुआ है। मेन पेशा क्या है, पशुचारण। पशुओं को चराते हुए इस एरिया से इस एरिया में आएंगे और इस एरिया में जब आएंगे तो आपको पता होगा खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोलन दर्रा, 3 ऐसे दर्रा है जिसके सहारे हमेशा इन्वेड भारत पर होते रहा है। ये लोग पशुओं को चराते हुए, चूंकि कोल्ड डेजर्ट इलाका है, अधिक ग्रीनरी नहीं है,
तो ये क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे हमारे इंडिया, मतलब एक बाउंड्री को पार करके नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट से एंट्री करेंगे। और इस एरिया में चूंकि 7 नदी है, नदी घाटी बहुत लंबी चौड़ी है और वहां पर ग्रीनरी बहुत अधिक मात्रा में है, इसका मतलब फर्टाइल लैंड है। यहां पर एग्रीकल्चर का भी देखेंगे, अभी एग्रीकल्चर बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, ध्यान रखना है। तब की चर्चा करेंगे जब राजस्थान हरा भरा था, अभी ना सूख गया है, ड्रॉट पड़ा हुआ है या अभी रेगिस्तान है, लेकिन पहले क्या था, हरा भरा इलाका था। तो इस एरिया में वो उनके पशुओं के मुताबिक एरिया बहुत शानदार होगा और बहुत लंबे समय तक रुकेंगे, क्योंकि पहले जब ये घूम रहे थे तो बारबेरियन सोसाइटी के थे, पशुओं को चरागाह, जहां जहां चारागाह मिलता था रुकते थे, चारागाह समाप्त, फिर पशुओं को लेकर आगे शिफ्ट कर जाते थे। इस एरिया में लंबे समय तक चूंकि नदी भी है, ग्रीनरी भी है, तो इस एरिया में को शिफ्ट करेंगे। इनको कहा जाएगा आर्यंस। अब देखिए, आर्य मतलब एक रेस है, नस्ल है, अपना चर्चा करेंगे। इनकी लंबाई, अब थोड़ा सा आपको और मैं फ्लैशबैक ले चलता हूं। अब देखेंगे कि जैसे जैसे भारत से पूरब से पश्चिम तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे देखेंगे कि आपके फूडिंग हैबिट में भी चेंज देखने को मिलेगा। दूसरा, लंबाई में भी कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। राजस्थान के लोग लंबे चौड़े गोरे होंगे, अफगानिस्तान के लोग उतना ही, पठान को देखोगे लंबा। तो क्लाइमेट का असर वहां के नागरिक पर पड़ना ही है। तो ये चूंकि इधर से आते हैं तो लंबे चौड़े होंगे, गोरे चिट्टे होंगे, तो इन्होंने अपने आप को, यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, चूंकि यहाँ गर्मी भी पड़ रही है, लोकल लोग यहाँ, इनकी तुलना में इनकी हाइट भी कम है और इनका खान पान भी थोड़ा अलग है, इनका पैटर्न भी अलग होगा, जीवन का लाइफ स्टाइल अलग होगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को आर्य कहा, श्रेष्ठ नस्ल को अपने आप को कहा कि हम श्रेष्ठ नस्ल है और हम संस्कारी हैं, इन्होंने आर्य कहा। अब देखिए, इनका झगड़ा होगा यहां पर बसे हुए कुछ लोगों से। अब देखना है, हमने बताया था हड़प्पा काल में जब पतन होता था तो इस शहर से, इसके कुछ कुछ सिटीज से कुछ लोग शिफ्ट कर गए थे ईस्ट साइड में, ठीक है, गंगा द्वाब में चले गए थे या आसपास एरिया में शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि ये शहर नष्ट हो गया था। अब देखिए, ये लोग जो आएंगे तो कुछ समय तक इस एरिया में रहेंगे और कुछ समय के बाद इनका टकराहट होगा यहाँ के लोकल व्यक्ति से जो पहले से बसा हुआ, इसको ये कहेंगे अनार्य। आर्य अनार्य में युद्ध होगा। दशराज युद्ध की चर्चा हम आगे करेंगे, जब उत्तर वैदिक का लेटर वैदिक में चलेंगे तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। यहां पर संदर्भ रखना है, आगे जाकर लेटर वैदिक काल में ये गंगा यमुना तक जाके शिफ्ट करेंगे, मतलब यही आर्यंस लोग हैं। अनार्यों के साथ मिलकर दोनों कबीला एक होगा, दोनों के देवता एक हो जाएंगे, कुछ मामलों में समझौता करेंगे और समझौता करके एरिया को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में देखेंगे उत्तर वैदिक काल तक, लेटर वैदिक काल तक हम लोग गंगा यमुना के बेल्ट तक अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गंगा यमुना द्वाब में जाके हम शिफ्ट करेंगे। इधर शिफ्ट करना ज्यादा आसान है, ग्रीनरी यहां पर ज्यादा अधिक है, जंगल है, इसीलिए बोलेंगे कि उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक में बताएंगे तो हमने क्या कहा है, हमने सदानीरा नदी की चर्चा वहां मिलती है, गंडक नदी को कहा गया है। और मगध के लिए व्रात्य नामक शब्द की घोषणा की गई, मतलब जंगली लोग के नाम से इनको इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है या इनकी चर्चा इन्होंने की है। अब इस मैप को जब समझ लेंगे तो मैप के बाद एक एक करके हम स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। पहले तो आर्यंस कहां से आए, तो मध्य एशिया से आए, मिडिल ईस्ट एशिया से आए, ठीक है, बेनिस्तान एक जगह का नाम है, वहां से ये लोग यहां पर आए थे, ठीक है। मैक्स मुलर कहता है कि आर्यंस का मूल जाति कहां से, मध्य एशिया से आता है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा, मध्य एशिया से आएंगे तो इनका मुख्य काम क्या था, पशु को चराना, ये पशु चारण, एनिमल हस्बेंड्री का मुख्य काम था। और सेकेंड काम, गौण काम था, कृषि, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे, पशु आधारित पूरी की पूरी इनकी इकोनॉमी होगी। तो जितना जो टर्म मिलेगा पशुओं से ही संबंधित होगा। इनका युद्ध भी होगा तो पशुओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से होगा। मेन पशु क्या है, गाय, गाय से संबंधित पूरा का पूरा इकोनॉमी जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि हर टर्म गाय से जुड़ा हुआ है। धनी व्यक्ति गोमत है, शाम का बेला को गोधली कहा जाता है, ठीक है, पुत्री को दुहिता कहा जाता है, ठीक है। तो गाय से संबंधित, गाय को अघन्या कहा गया है, मतलब नहीं मारे जाने वाली जीव कहा गया है। गाय क्यों, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री मुख्य पेशा है और एनिमल प्रोडक्ट पर ही इनका जीवन है, उसी प्रोडक्ट पर जी रहे हैं। और इनिशियली तौर पर छोटा मोटा, जो सब बोलेंगे तो एक प्रकार का जंगली किस्म का ये जौ या आसपास के अनाजों का सेवन करना शुरू करेंगे और बाद में उत्तर लेटर वैदिक काल में जाके धीरे धीरे एग्रीकल्चर पैटर्न को अपनाएंगे। शुरुआती तौर में टोटल का टोटल ट्राइबल लोग है, समता मूलक समाज है, कोई अमीर गरीब नहीं है, सभी लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। ये पूरा का पूरा इनका पैटर्न होगा। अब आगे टॉपिक में चलते हैं। यहां पर ऋग्वेद, मतलब हमको ऋग्वैदिक काल में आर्यों के जानने का सबसे बड़ा प्रमाण कहां है, सबसे बड़ा लिटरेचर कौन है, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद काल में The Aryans are referred to as a Panchjana because they comprise 5 tribes. These were Anu, गोहया, पुरु, तरवसु एंड यदु।
बाद में मतलब बोला जाएगा कि एक कबीला वहां से नहीं आया था, मध्य एशिया से अलग अलग कबीला का शिफ्टिंग हुआ था। कहां पर? यहां पर इंडियन पेनिसुला में। इसे मान के चलना है कि इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में। और ये अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी आके यहां पर बसना शुरू करेंगे, क्योंकि सबका काम क्या था? एनिमल हस्बेंड्री। सब बारबेरियन सोसाइटी के थे, तो ये क्या करेंगे? चारागाह की खोज में यहां से इधर शिफ्ट करेंगे। धीरे धीरे इनका अलग अलग क्षेत्रों में बसावट होगा, लेकिन मुख्यतः सप्त सैंधव प्रदेश में ये जाके रुक जाएंगे, वहां पर ये बस जाएंगे। आगे देखिए, द हायर यूनिट्स वर ग्राम। इनका जो जिस इलाका में बसेंगे उसका हाईएस्ट यूनिट रहेगा, जिस एरिया में एक साथ बैठेंगे उसको ग्राम कहा जाएगा। कई ग्राम मिलकर विश्व बनेंगे, कई विश्व मिलकर जन बनेंगे, और धीरे धीरे यही जब लेटर वैदिक में जाएंगे तो इसको जनपद कहा जाएगा, फिर महाजनपद कहा जाएगा। मतलब जैसे जैसे हमारी जनसंख्या, इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, क्षेत्र बढ़ेगा, भूमि पर पकड़ स्थापित होगी, एग्रीकल्चर पैटर्न को स्थापित करेंगे, वैसे वैसे इनका क्या होगा? इनका नाम भी चेंज होता चला जाएगा, इनकी इकोनॉमी चेंज होती जाएगी, सोशल लाइफ चेंज हो जाएगा, पॉलिटिकल लाइफ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज होना है। शुरुआत में क्या है? गण है, मतलब सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। परिवार में जो सबसे बड़ा मुखिया होता है उसको कहा जाता है कुलप, परिवार का मुखिया। और यहां पर चूंकि जनजातीय सोसाइटी है तो सभी लोगों के पास सरप्लस अधिक नहीं है, उतना ही उत्पादन हो रहा है जितना ये खपत कर जा रहे हैं, कंज्यूम कर जा रहे हैं। तो यहां पर किसी प्रकार का राजतंत्र नहीं मिलेगा। गणों मतलब सभी गण जितना जो लोग है सब मिलके एक राजा को चुनेंगे, उसको कहा जाएगा राजन्य। राजन्य मतलब राजा। राजा अकेला काम नहीं कर सकता है, राजा को काम करने के लिए विदत से, सभा से, समिति से, इन सभी से परामर्श लेके राजा को काम करना है। राजा जो है समानता समतामूलक, मतलब सोसाइटी में जो ज्यादा विजडम वाला विजनरी व्यक्ति होगा उसको क्या हुआ? राजन घोषित किया जाएगा। राजन का मेन काम क्या है? पशुओं की सुरक्षा करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना, सोसाइटी की सुरक्षा करना। इसके लिए राजन हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहेगा। सेना कौन होगा? जितना जो नागरिक होगा सबका सब सेना हो जाएगा। इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यही ध्यान रखना है। फिर देखिएगा, ग्राम जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रुप ऑफ सेवरल फैमिलीज, कुछ परिवार के लोग मिलके ग्राम की रचना करेंगे और जो एक साथ रहेंगे, यही इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। मतलब पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, तो सीधे कहिएगा एक समतामूलक समाज था। राजा नामक तत्व की उपलब्धता नहीं थी। यहां पर लोगों में जो विजनरी व्यक्ति होता था या काबिल होता था उसको राजन घोषित किया जाता था। राजन का मेन काम था ट्राइबल की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा करना और एक साथ मिलकर अनाड़ियों से युद्ध करना, अपने पशुओं की रक्षा करना। यही काम चलेगा, क्योंकि अभी इनके पास सरप्लस बिल्कुल नहीं है ट्राइबल में, इसको ध्यान रखना है। दूसरा, द हेड ऑफ द ग्रामा वाज कॉल्ड ग्रामनी। जो ग्राम का हेड होगा उसको ग्रामनी कहा जाएगा। इस बहुत सारे ग्राम को मिलकर विस होगा, तो विस वाज अ ग्रुप ऑफ सेवरल विलेजेज। बहुत सारे गांवों को मिलाकर विस बनेगा। उसका जो हेड होगा उसको कहेंगे विसपति, उसको विसपति कहा जाएगा। ए ग्रुप ऑफ मेनी विसेज कॉन्स्टिट्यूट एट जन। बहुत सारा विस को मिलाकर एक जन बनेगा। जन मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र। यही जन जो है कुछ और एरिया को कवर करेगा तो बनेगा जनपद। ठीक है, यही जनपद, कई जनपद मिलकर क्या बनेंगे? महाजनपद। बहुत बड़ा क्षेत्र में कोई जनपद, कोई एक राजा बहुत बड़े क्षेत्र को कब्जा करेगा तो महाजनपद बनेगा। और इसके बाद फिर हम देखेंगे मगध महाजनपद पावरफुल होगा, क्योंकि उसके पास बहुत अधिक संसाधन होंगे। तो ये क्रोनोलॉजी को ध्यान रखना है। फिर देखिए, द रूलर ऑफ द जना वाज कॉल्ड जनपति। जो जन का जो रूलर है, जो राजा है, उसको जनपति के नाम से कहा जाएगा। वो जनपति राजा है, लेकिन ऐसा राजा नहीं कि सिंहासन पर बैठा हुआ है, मुकुट पहना हुआ नहीं। ट्राइबल सोसाइटी में विजनरी कोई पर्सन है जिसके पास कुछ विजन है, जिसके पास सुरक्षा मानक है, जिसके पास कुछ अधिक बुद्धि होगी, कुशाग्र बुद्धि का होगा, इसलिए उसको राजा घोषित किया गया। लेकिन इसका मुख्य काम जवाबदेही का है। इस पर दायित्व बहुत अधिक है। कबीले की सुरक्षा का दायित्व है, महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व है, पशुओं की सुरक्षा का दायित्व है, और जो इसको मिला हुआ है काम प्रभार, उसको काम करने का दायित्व इसी पर है। सभा समिति विदत इन सभी से मिलकर सलाह लेकर क्या करेगा? शासन करेगा। शासन मतलब ऐसा नहीं कि राजा बहुत अधिक पावरफुल है। इसका मतलब है कि ये कोई भी काम करेगा तो समिति और सभा विदत से सलाह लेकर काम करेगा, क्योंकि आबादी कम है, जनसंख्या कम है और नए एरिया में आके शिफ्ट हुए हैं, तो इनको इसी अनुसार चलना है ताकि इनकी सुरक्षा बनी रहे और ये अस्थायी तौर पर वहां पर निवास कर सके। फिर आगे देखिएगा, द रूलर ऑफ द जना वाज कॉल्ड जनपति। जन का जो रूलर उसको जनपति राजा कहा जाएगा। द वर्ड राष्ट्र वाज यूज फॉर द कंट्री और किंगडम। देखो यहां पर जो राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है, ये राष्ट्र शब्द अभी की तरफ राष्ट्र नहीं है। ये जिस क्षेत्र में बसेंगे, जिस क्षेत्र में ये बसे हुए हैं, उसी को आरंभिक तौर पर इन्होंने राष्ट्र के नाम से कहा है। तो कुल, राष्ट्र, जन, ये सब एक टर्म है। और कहां पर? तो सप्त सैंधव प्रदेश के पास बसे हुए क्षेत्र का नाम ये कह रहे हैं। फिर देखिए, द वर्ड जना इज मेंशन
275 टाइम्स इन द ऋग्वेद। चूंकि ऋग्वेद के आधार पर ही ऋग्वैदिक काल की रचना की गई है, ऋग्वैदिक काल का इतिहास लिखा गया है इतिहासकारों के द्वारा। तो ऋग्वेद में 275 बार जन शब्द का उपयोग किया गया है। तो जो वर्ड जन है वो 275 बार है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं है। इसका मतलब जन 275 बार उल्लेख किया गया, मतलब जन मतलब राजा। इसका मतलब है कबीला में जन या जनता का महत्व ज्यादा है। राजा है लेकिन राजा का दायित्व है, लेकिन राजा उन्हीं जनता में से किसी एक व्यक्ति को। हाँ, तो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर हम बता रहे थे ऋग्वैदिक काल के, ऋग्वेद के अनुसार जो बताया गया यहां पर आगे देखिए। द किंग इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। जितना जो जनजाति का जो राजा, मतलब उसका सुरक्षा का पूरा जिम्मा किसका है? जनस्य गोपा। इसको ऋग्वेद में गोपा जनस्य, गुप्ता जनस्य के नाम से बोला गया है। एंड द कंक्योर ऑफ सिटीज, मतलब ये देखिएगा पुरुता भेता। पुरुता भेता का मतलब है, पूरा मतलब होता है किला, किला को ढाहने वाला। अब देखिए इससे हम पुरंदर को भी जोड़ेंगे। इंद्र को पुरंदर बोला गया है, किला को ढाने वाला। किसका किला ढाएंगे? इन द सेंस कि इंद्र अनार्यों के क्षेत्रों को, अनार्य अगर बस्ती बना ली है तो अनार्यों को हराने का काम करेंगे। उनको पूरा भेता के नाम से भी जाना गया है, पुरंदर के नाम से भी जाना गया है। ऋग्वैदिक आर्यों के जो देवता हैं इंद्र, वरुण, अग्नि और बतस, ठीक है। इंद्र, वरुण, अग्नि, नासत्य की भी हम चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा इन चारों देवता का कुछ न कुछ रिलीजियस, कुछ न कुछ इंपैक्ट इन पर पड़ता है, और ये चारों देवता इनको संरक्षित करते हैं। मतलब ऋग्वैदिक आर्यों को संरक्षण देने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले देवता कौन है? ये चारों देवता रहेंगे। तो पूरा भेता के नाम से आगे देखिएगा तो इंद्र को ही पूरा भेता कहा गया है। देखिए पुरंदर भी कहा गया है। द ऋग्वेद मेंशन सेवरल ट्राइबल काउंसिल सच एज सफा, समिति, विदथ एंड गण। देखिए चारों जो समिति है अलग अलग है। विदथ जो समिति है उसमें महिलाएं भी भाग लेती है, सभा में भी इनिशियल महिलाएं भाग ले रही हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया है समिति, मतलब अनुभव को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। और यहां पर सभा, समिति, विदथ और गण जनसामान्यों की सभा होगी। सभा में राजा का चुनाव होगा, इसमें महिलाओं को भी हिस्सा लेना अनिवार्य बनाया गया है। समिति में आसपास के जो समिति जो होंगे, जो शासन कर रहे हैं, उन लोगों का एक कोर ग्रुप होगा, समिति में भाग लेंगे, ठीक है। वैदथ है, विदथ एक बहुत प्राचीन संस्था है, और यहां पर जनरली माना गया है कि अनुभवी व्यक्तियों का कुछ न कुछ समाज को या यहां पर आर्यों को कुछ न कुछ सूचना देना चाहेंगे। क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं, अनुभव है, एक लंबा समय उन्होंने गुजारा है, तो विदथ में उनको भी शामिल किया जाता है ताकि बुजुर्गों का आशीर्वाद और बुजुर्गों का मार्गदर्शन हमें मिल सके, ठीक है। यहां पर जितने ऑर्गेनाइजेशंस है, काउंसिल्स है, हैंडल डेलिबरेटली मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शन। जितना जो धार्मिक कार्य होगा और जितना जो मिलिट्री कार्य होगा, दोनों का डिस्कशन करेंगे। धार्मिक कार्य क्यों? क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करके शक्ति स्थापित करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे। और यहां पर किसको? तो अनार्यों के क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे, या अनार्य अगर हमला कर रहे हैं, आर्यों को परेशान कर रहे हैं, तो आर्य क्या करेंगे? नियम बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, और अनार्यों को क्षेत्रों से क्या करेंगे? मुक्त करेंगे, उनको उस क्षेत्र से भगाएंगे। आगे देखिएगा इनका टोटल का टोटल जो काम होगा, ये जितना जो फंक्शन करेंगे, रिलीजियस फंक्शन करेंगे, पॉलिटिकल, सभा और समिति में डिसाइड किया जाएगा। सभा जो कहेगी, समिति जो कहेगा, उसके परामर्श को राजा या राजन्य मानेंगे, और उसके अनुसार मिलिट्री एक्सेस यहां पर करना है, ठीक है। फिर ऋग्वेद में इंद्र को कहा गया है पुरंदर। बाद में देखिएगा पुरंदर का अर्थ होता है किला को ढाने वाला। हमने पहले ही बताया था कि किला को ढाना, कैसा किला? क्या अभी के टाइप का स्ट्रक्चर महल होगा? नहीं। आरंभिक तौर पर इनिशियल जो भी वो झोपड़ी बना के रहेंगे अनार्य किसी कॉलोनी में, और बार बार पशुओं को चुराते हैं, आर्यों पर हमला करते हैं, उनके पशुओं को चुराते हैं, आर्यों को परेशान करते हैं। उनको नष्ट करने के लिए इंद्र को क्या करता है? इंद्र का आह्वान किया जाएगा। इंद्र उनको क्या करेंगे? अनार्यों से आर्यों की रक्षा करते हैं, उनके किला को ढाते हैं। फिर बाद में सुदास और भारत क्लैन के बीच में एक युद्ध होता है, जिसको दशराज युद्ध की चर्चा करेंगे। उसमें 5 जो चीफ है सरदार से आन के, जो ट्राइब के जो चीफ रहेंगे, और 5 नॉन आर्यन ट्राइब, दोनों के मिल में युद्ध। मतलब सुदास आर्यों का नेता होगा, बाकी 10 अनार्य ट्राइब होंगे, मिल के दोनों कहां? परुसनी, रावी नदी के तट पर इनका युद्ध होगा, जिसको दशराज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का मतलब है कि अब आर्य अनार्य डायरेक्ट फाइट कर रहे हैं, किसको लेकर?
क्षेत्र को लेकर। कारण ये हो सकता है कि आर्य को भी क्या करना है, मूव करना है। आर्यंस कहाँ मूव करेंगे, उन क्षेत्रों को जीतना है, क्योंकि उनकी आबादी बढ़ रही धीरे धीरे। नए क्षेत्रों में जाएंगे तो उनको नया संसाधन मिलेगा, उससे सरप्लस इनकम होगा, सरप्लस जो प्राप्त होगा उससे क्या करेंगे, अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चलाएंगे। इसलिए ये काम करेंगे, दोनों के बीच में युद्ध होगा। युद्ध बहुत अधिक दिन तक नहीं चलेगा, युद्ध के बाद समझौता भी होता है। तो समझौता होगा, उसको सोशल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। समझौता में अनार्यों के कुछ देवता जो मूछ वाले हैं, पूछ वाले हैं, उन देवता को आर्य लोग स्वीकार कर लेंगे। अनार्यों के देवता को जैसे ही स्वीकार करेंगे, अनार आर्य दोनों मिलकर एक नया प्रकार का सोसाइटी का गठन किया जाएगा। और यही सोसाइटी क्यों जरूरत है कि अनार्य बहुत ही ज्यादा, अनार्य का यूज किया जाएगा खेती का विस्तार करने में, क्षेत्र को विस्तारित करने में, जंगलों की सफाई करने में। और आर्य क्या करेंगे, कल्चरल का कुछ ना कुछ यहाँ पर मूवमेंट करेंगे। दोनों मिलकर आगे काम करेंगे, तभी जनपद का विकास होगा। आगे उसकी चर्चा हम फिर करेंगे जब उस टॉपिक में आएंगे। फिर यहां देखिए, दशराज वार में 10 किंग शामिल होंगे। और इसमें परुसनी पूछा था प्रश्न, किस नदी के तट पर हुआ। परुसनी नाम है प्राचीन किसका, रावी नदी का, उसके तट पर हुआ था। प्रश्न ऐसा ही आता है। ऋग्वेद में जितना जो अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की चर्चा की, जैसे सेनानी, सेनानी का मतलब है कमांडर ऑफ चीफ, सेनानी मतलब सेनापति। तो सेनानी कौन हो सकता है, राजा। राजा जो होगा, वो राजा जो राजन्य है, जो राजा है वो सेनानी का काम करेगा। दूसरा, पुरोहित क्या करेगा, प्रीस्ट, यज्ञ या इनिशियल प्रकार का रिलीजियस रिचुअल्स करेगा। उस रिचुअल से राजा को शक्ति प्राप्त होगा, राजा को एक प्रकार का साइकोलॉजिकल एक बल प्राप्त होगा। उस बल का उपयोग करके राजा युद्ध में भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। ग्रामीण विलेज के जो लोग हैं, परिवार का जो कुलप है, सभी मिलकर सेना का गठन करेंगे। और यही सेना क्या करेगा, अनार्यों के अगेंस्ट फाइट करने वाला है। फिर देखिएगा, इसमें राजा को अशिष्ट सहायता करने के लिए एक क्रम देख रहे हैं। ठीक है। फिर इसमें पुरोहिता वाज यूजली हेरिडिटरी। अब जितना जो पुरोहित होगा, पुरोहित का जो वंश डिसेंट होगा वो हेरिडिटरी होगा। मतलब अगर पिता पुरोहित है तो बेटा ही पुरोहित होगा। मतलब यहीं से देखिएगा, एक वंश परंपरा की शुरुआत होगी, पुरोहित का पुत्र पुरोहित होगा। लेकिन राजा में क्या होता है, चुना जा रहा है। अभी राजा कैसा है, इलेक्टेड है। किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। कैसा सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी। आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में अन्य जगह कई अभी भी सोसाइटी मौजूद है, जहां पर राजा बनने के लिए पहले युद्ध कराया जाता है। जो युद्ध में जीतेगा वो राजा बनेगा, जो युद्ध में हारेगा उसको राजा का अधीनता स्वीकार करना पड़ेगा और उसका बात उसको मानना पड़ता है। यहां भी देखिएगा, यहां पर राजा का चुनाव, सोसाइटी का राजा का चुनाव किस में होता है, तो कुल के लोगों से, परिवार के लोगों से, पूरा जो जन है, जन के लोगों से, एक जनस से गोपा चुना जा रहा है। मतलब अभी के संदर्भ में राजा एक हेरिडिटरी पद नहीं है, इसको वंशानुगत पद नहीं है, इसको चुना जाता है। जो योग्य है उसको चुना जाएगा। फिर आगे एक द आर्य समाज सोसाइटी में आता है। आर्य समाज क्या है, पैट्रिकल है, मतलब पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज क्यों है आर्य, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। क्योंकि इनको युद्ध करना है, क्षेत्र पर को कब्जा करना है, अपने पशुओं की रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है। तो रक्षा का काम किसको होता है, किसका होता है, पुरुषों का होता है। तो परिवार का जो मुखिया होगा वो एक सैनिक के भांति भी काम कर रहा है, एक कुलप के भांति भी काम कर रहा है। और परिवार का मुखिया का पूरा जिम्मेदार परिवार का भी है और सोसाइटी का भी, समाज का ही है। तो यहां पर पैट्रिकल सोसाइटी है। लेकिन जितने जो महिलाएं होंगी उनको भी रेस्पेक्ट, आदर के पद, आदर उनको दिया जाएगा। जो माताएं होंगी, होंगी, उनको भी आदर दिया। तो मतलब समाज में उनके योगदान को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति है काफी सम्मानजनक है। उनको शिक्षा का अधिकार है, उपनयन संस्कार का अधिकार है, अपने पसंद से शादी करने का उनको अधिकार होता है। बहुत प्रकार की सामाजिक कुरीतियां भी समाज में मौजूद नहीं रहती, क्योंकि समतामूलक समाज है। तो महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन पुरुषों का वर्चस्व यहां पर अधिक देखा जाएगा, क्योंकि बार बार इनको लड़ाई करना पड़ता है अनार्यों से। फिर ऋग्वैदिक पीरियड में देखेंगे, द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रिवेल। मतलब ज्वाइंट फैमिली क्यों, अभी जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, ग्रामीण सेक्टर से हमको निकल के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। तो हमारा एक समाज क्या धीरे धीरे टूट रहा है, अपना परिवार भी टूट रहा है। एक परिवार शादी हुआ, एक अपना जो परिवार लेकर चला गया, चूंकि जहां उसको काम करना है वहां पर वर्किंग वो अपने परिवार को रखेगा। लेकिन उस समय क्या होता है, समाज में कुल मतलब पूरा का पूरा लोग, सोसाइटी के लोग जो है, एक एक परिवार में उस वक्त माना भी आता कि परिवार का जितना अधिक संख्या होगा उतना ज्यादा वो डोमिनेंट परिवार होगा, क्योंकि वहां संख्या बल पर विशेष महत्व दिया गया है। तो यहाँ परिवार का साइज बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा फैमिली होगा। और ये फैमिली अधिक मात्रा में यहाँ पर जो यज्ञ भी करेंगे तो मांगेंगे क्या कि पुरुषों
पुत्र की प्राप्ति की कामना करेंगे, महिला पुत्री की प्राप्ति को अस्वीकार नहीं करेंगे, प्राप्ति को मतलब हतोत्साहित नहीं करेंगे, लेकिन मेन इनकी कामना होगी पुत्र। पुत्र क्यों कामना करेंगे? क्योंकि इनको युद्ध लड़ना है, सोसाइटी की रक्षा करनी है, तो महत्व हमेशा पुत्र को ही दिया जाएगा। लेकिन पैरेलल अगर पुत्री होती है तो समाज में उसके लिए रोना काना नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई विशेष ऐसा नहीं है कि वह बहुत दुखी हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, इसी काल में द पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, 10th मंडल में, उसमें क्या करता है, 4 वर्ण की चर्चा करता है। बोलता है कि विराट पुरुष थे, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा मान के चलते, विराट पुरुष को मानते हैं, आदि पुरुष को ब्रह्म मान लेते हैं, उनके मुख से ब्राह्मण का उदय होगा, शोल्डर्स से क्षत्रियों का उदय होगा, जांग से क्या होंगे, वैश्य, और पैरों से शूद्र। और चारों वर्ण सिस्टम में उस वक्त ध्यान रखना है, वर्ण सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि चारों वर्णों से वेद, ऐसा नहीं है। वर्ण सिस्टम का मतलब है कि हर वर्ण का एक प्रॉपर काम दे दिया गया। वैदिक साहित्य या वेदों के या उसके रचना, उसको पढ़ना लिखना, अध्यापन का काम ब्रह्मा को मतलब ब्राह्मण को दे दिया गया, रक्षा का काम क्षत्रियों को दे दिया गया, व्यापार वाणिज्य का काम किसको दे दिया गया, वैश्य को, और शूद्रों को ऊपर के तीनों वर्णों की क्या, तो सेवा, सर्विंग का काम उनको दिया गया। और इस प्रकार समाज में एक प्रकार का कैटेगराइजेशन किया गया कि अलग अलग मतलब डाइवर्सिटी ऑफ वर्क अगर होगा तो सोसाइटी ज्यादा ग्रोथ करेगा। इस कॉन्सेप्ट को यहां पर ऋग्वेद में 10th मंडल में आप देखेंगे। फिर देखिएगा, इट्स स्टेट दैट द ब्राह्मीन्स ओरिएंटेड फ्रॉम द माउथ, मैंने बता दिया सुप्रीम बीइंग, सबसे चूंकि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हो रहे हैं, शरीर में इसका पार्ट सबसे ऊपर है तो सबसे श्रेष्ठ इनको माना जाएगा। इसी प्रकार आप शरीर के जो जो भाग है उससे उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब हायरार्की में उनका पदानुक्रम क्या होगा, नीचे होता चला जाएगा। सबका महत्व यही होगा, यही महत्व आगे चलते जाएगा। लेकिन वर्णा सिस्टम में यहां ध्यान रखिएगा, एक घर में चारों वर्ण के लोग रह सकते हैं। अगर एक परिवार में कोई आदमी वेद अध्यापन करता है तो उसको ब्राह्मण कह सकते हैं, कोई अगर सेना में भर्ती होता है तो उसको कहेंगे कि ये इसने क्या किया है, इसने क्षत्रिय धर्म का पालन करना शुरुआत किया है। अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपने आप को ट्रेड में शामिल करता है तो व्यापार वाणिज्य करेगा। और शूद्र का काम है ऊपर से चारों वर्ण का सेवा करना, मतलब मान के चलना है कि इस वक्त जाति वर्ण सिस्टम को फिक्स नहीं किया गया है, चुनने की विकल्प दिया गया था कि आप किस वर्ण धर्म को आश्रम, किस वर्णाश्रम को आप स्वीकार करना चाहेंगे। अगर आप स्वीकार करेंगे तो बिल्कुल से, एक ऋषि कहता भी है कि मैं वेदों का पाठ कराता हूं, मेरी पत्नी हाउस वाइफ है मतलब गृहिणी है, मेरा पुत्र व्यापार वाणिज्य करता है, ऐसे करके एक वर्णन ऋग्वेद में मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल के लोगों में भले ही वर्णा सिस्टम चारों वर्ण थे, लेकिन एक परिवार के लोग भी चारों वर्ण में जो भी उनको अच्छा पसंद आएगा उसको चुन सकते थे। अस्थायित्व नहीं किया गया था, परमानेंट नहीं किया गया था कि जो वर्ण आपने चुना उसी का रहेगा। लेकिन उत्तरवैदिक काल में वर्णा सिस्टम को कास्ट सिस्टम में चेंज कर दिया जाएगा। उत्तरवैदिक काल में आपको वहां पर मैं जरूर समझाऊंगा। आगे देखिए, यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर वर्ण का मतलब कलर नहीं है, वर्ण का मतलब है विभिन्न प्रकार के सेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल चॉइस। जो भी तुमको प्रोफेशन अपनाना है, ऑक्यूपेशन अपनाना है, उसकी चॉइस की छूट दी गई थी लोगों को। फिर सोसाइटी में शूद्र है, शूद्र का वर्णन सबसे पहले पुरुष सूक्त में मिलता है 10वें अध्याय में। यही शूद्र है ऋग्वेद में जो शूद्र को बोला गया था अपने से ऊपर के तीनों वर्णों का सेवा करना है। यही शूद्र बाद में जाके देखेंगे सोसाइटी में सबसे निचला जो कास्ट होगा उसको शूद्र कहा जाएगा। शूद्र क्या होगा, अपने आप जाके लास्ट में चेंज होंगे और निचले कास्ट का जन्म हो जाएगा। लेकिन शूद्रों का योगदान बहुत अधिक है उस समय, संदर्भ में ध्यान रखना है। फिर देखिएगा, यहां पर प्रोमिनेंट सेजेज ऑफ द ऋग्वेदा, उसका नाम है ग्रीष्मद, ठीक है, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, ये सभी ऋषि हैं। और इनके द्वारा इनका ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इन ऋषियों के योगदान से 10वां मंडल को डिस्क्राइब किया गया है। हर एक मंडल का रचना अलग अलग ऋषि कर रहे हैं। और ऋषि का मेन काम क्या है कि ये ऋषि सामाजिक नियम को धर्म से जोड़कर लिख रहे हैं, ताकि धर्म का लोग फॉलो करेंगे तो सामाजिक एकीकरण बना रहेगा। धर्म में लिखा हुआ चीजों को लोग तोड़ने में डरेंगे, इससे समाज में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा। ये इनका विचार था। और हमने बताया था कि ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसके अलग अलग ऋषि है, उसके पाठ करने वाले अलग अलग है। ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः प्रोमिनेंसी ऋग्वेद का ही है। उत्तरवैदिक काल में जाके तीनों और वेदों का रचना होगा। और रचना क्यों होगा कि सोसाइटी चेंज होगा, इकोनॉमी चेंज होगा, उसके संदर्भ में चारों का रचना होगा। यहां ऋग्वैदिक काल में जो सोसाइटी है वो सब का सब ऋग्वेद में वर्णित जो आख्यान है उसी को लेकर 10,400
462 ऋचाएं हैं, ठीक है। जितना जो मंडल है उन सभी मंडलों को, 10 मंडल है उनके अनुसार हम वो काम कर रहे हैं, तो जितने जो सूक्त हैं उसके अनुसार हम वो काम करेंगे। इसका अर्थ है कि मंडल सूक्त ऋचाओं में लिखे गए जो भी वाक्य हैं उसी का हम क्या कर रहे हैं, अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमको समाज की जानकारी मिल पा रही है, ठीक है। फिर यहां देखिए 9th मंडल में ऋग्वेद में एक देवता सोम का चर्चा किया गया। देखो सोम क्या है, सोम जो है ऋग्वेद में एक सोम का मतलब है कि एक तो सोमपान करते हैं, जब कोई युद्ध करने जाते हैं उससे पहले कोई तरल पदार्थ लेते हैं। दूसरा, यज्ञ के समय सोम नामक एक रस का पान किया था, वो एक प्रकार का मान के चलो अभी गिलो पीतो हो, जो औषधि है उसका यूज है, मतलब शरीर को कोई रोग न लगे समय समय पर उसमें सोम का पान हो। दूसरा, ये जो सोम देवता है, इस सोम देवता को दो चीज से जोड़ा जाएगा। ये सोम देवता एक प्रकार के वनस्पति औषधि सबको उसमें रिलेट कर दिया जाएगा कि सोम का मतलब है वनस्पतियों के स्वामी, औषधियों के स्वामी, और इनका समय समय पर यूटिलाइज किया जाएगा। ये वर्णन किसमें दिया गया है, 9th मंडल में, ये पूछा जाएगा। The first and 8th मंडल ऑफ द ऋग्वेद वाज एडेड लास्ट। देखो पहला दूसरा से 7वां जो मंडल है वो बहुत पहले का है, मतलब ऋग्वैदिक काल का है। पहला 8वां 9वां 10वां मंडल बाद में जोड़ा जाएगा। इसका अर्थ है कि ऋग्वेद किसी एक समय की रचना नहीं है, उत्तरवैदिक काल के दौरान बाद में और भी उसमें चीजों को धीरे धीरे ऐड करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पहला और 7वां मंडल पहले में है, दूसरा 8वां मंडल बाद में जोड़ा गया। इसमें चाइल्ड मैरिज, ऋग्वैदिक काल में क्या क्या बताया, तो चाइल्ड मैरिज वहां प्रैक्टिस नहीं होते थे, सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज नहीं था। इंटरकास्ट मैरिज ऑल्सो टुक प्लेस, यहां पर इंटरकास्ट मैरिज अंतरजातीय विवाह भी देखा गया है। गर्ल्स हु रिमेन्ड अनमैरिड फॉर ए लॉन्ग टाइम और लाइफ वर कॉल्ड अमाजू, जो कन्या आजीवन विवाह नहीं करती थी उसको अमाजू के नाम से जाना जाता था। मतलब कन्याओं को यह राइट दिया गया था कि वो शादी करे या फिर जीवन भर अविवाहित रहे, ये ऑप्शन ऋग्वैदिक काल में दिया गया। दूसरा, कन्याओं को जबरदस्ती फोर्सफुली शादी करने के लिए नहीं कहा सकता है। देखिए वहां पर पर्दा प्रथा नहीं है, वहां पर बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, नियोगी प्रथा है। अगर किसी कन्या का पति मर जाता है तो देवर से शादी कर सकती है। बहुत सारे देखेंगे पॉलीगेमी की चर्चा होगी, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, ऐसे भी देखेंगे ट्राइबल सोसाइटी में देखने को मिलता है, वो सब प्रचलन रहेगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, कन्याओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में काफी सम्मानजनक रहेगी। धीरे धीरे उत्तरवैदिक काल में और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे उनकी स्थिति समाज में थोड़ा कठोर हो जाएगी, समाज में उनको थोड़ा सा बंदिश लगाया जाएगा, घरों तक सीमित किया जाएगा। उसका कॉज भी आगे हम बताएंगे। फिलहाल ये मान के चलना है कि उनकी स्थिति समाज में बहुत अच्छी है। नियोगी प्रथा यहां पर मैंने पहले बताया था सोसाइटी में प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर और भी देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है देयर इज नो मेंशन ऑफ द पुरदाह सिस्टम एनीवेयर। अब देखिए यहां पर देखिए सती प्रथा या किसी प्रकार का सिस्टम का मेंशन यहां पर ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। दूसरा, रीमैरिज ऑल्सो टुक प्लेस, दोबारा विवाह हो सकता है। इसका मतलब है कि अंतरजातीय विवाह भी यहां पर हो रहा है, पुनर्विवाह भी यहां पर हो रहा है, नियोगी प्रथा की भी शुरुआत यहां पर की जा रही है, लेकिन जो चाइल्ड मैरिज है वो नहीं हो पाएगा। पर्दा प्रथा है, पर्दा घूंघट टांगने वाला, ये प्रथा यहां पर मौजूद नहीं है। सोसाइटी काफी इनरिच दिख रहा है, ठीक है। हमने पहले ही बता दिया है नियोगी प्रथा में क्या होता है। दूसरा, इन द सतपथ ब्राह्मण द वाइफ इज कॉल्ड द बेटर हाफ। अर्धांगिनी, सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी के शब्द से कहा गया। इसका मतलब है कि सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सतपथ और तैतरीय। इस ब्राह्मण ग्रंथ में कन्याओं को या पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया, मतलब समाज में उनका बहुत अच्छा सम्मानजनक स्थिति समाज में उस वक्त रहा होगा। यह सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर है, ऋग्वैदिक काल की चर्चा हम कर रहे हैं। डॉटर है, डॉटर जो बेटी होंगी उसका उपनयन संस्कार जनेऊ धारण वो कर सकती हैं। दूसरा, वेमेन हैड द राइट टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, जो भी धर्म होगा, रिचुअल्स होगा, यज्ञ होगा, उसमें विमेन पार्टिसिपेट अपने पति के साथ करेंगी। एज अ पुत्री पिता के साथ भी बैठ के यज्ञ कार्य में भाग ले सकती है, उनको पूरा अधिकार दिया गया है। ऋग्वेद में और बताया गया है जो कुछ महिलाएं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, ऐसी 4-5 विदुषी कन्याओं की जानकारी मिलती है। इसका मतलब ऋग्वेद में वेदों के अध्ययन अध्यापन से संबंधित महिलाएं काम कर सकती थी। महिलाओं को उच्च शिक्षा का अधिकार था, क्योंकि यह वर्णन मिलता है इन महिलाओं का कि विदुषी रही थी ऋग्वैदिक काल में, मतलब पुरुषों के बराबर पैरेलल महिलाओं को भी शिक्षा का उतना ही अधिकार मिला हुआ था, उनको पढ़ाया जाता था। फिर देखिए यहां पर These learned women were called ऋषि, जिनको ऋषि के नाम से, महिला ऋषि विदुषी के नाम से इनको ऋग्वेद में चर्चा किया गया है। यहां पर ऋग्वेद में किसी प्रकार का स्लेवरी सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन ध्यान रखिएगा
The practice of slavery was prevalent during the Rigvedic period. In the early Rigvedic period, tribal society was divided into three classes: warriors, priests, and common people. याद ध्यान रखना है, स्लेवरी पहले नहीं है, लेकिन जब अनार्यों से युद्ध करेंगे तो अनार्यों को गुलाम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अनार्यों के द्वारा कृषि क्षेत्र का विकास इनको कराना है, जंगलों की सफाई करवानी है, और कर्मठ है अनार्य, तो इनको बाद में दास बनाएंगे, उसको दास या दस्यु के नाम से कहेंगे। इन्हीं अनार्यों को लास्ट में शूद्र जाति में ये कन्वर्ट करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आर्यंस क्या करते हैं? समानता देखा जाए मांस नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन थे, ठीक है। उनके यहाँ कोई मीट का किसी प्रकार का ओकेजन होता था तो बलि प्रथा हम देखेंगे, लेकिन आरंभिक ऋग्वैदिक काल में बलि में जौ या अनाज का बलि दिया जाता था। लेकिन एक और वर्णन मिलता है कि पशुओं की कामना करते थे तो पशु का बलि देते थे। एक पशु बलि में हवन में देंगे तो भगवान से कहेंगे कि हमारे इसके बदले हमको 1000 पशु दो, पुत्र की भी कामना करेंगे। तो ऐसे रिचुअल्स स्टार्ट में देखे जाएंगे, बाद में इसी को हम अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब जितना जो यज्ञ आप देखोगे वो धीरे धीरे इसी परंपरा से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। फिर द काउ वाज कंसिडर्ड अघन्य, गाय को नहीं मारे जाने वाली जीव के नाम से ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। द आर्यंस वोर 3 टाइप्स ऑफ क्लोथिंग, 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उष्णीय वस्त्र था, रेशमी वस्त्र था, उस वक्त तो सूती कपड़ा हो रहा है, मतलब यहां पर ध्यान रखना है कि उस दौरान जो भी उत्पन्न हो रहा होगा वैसे वस्त्रों को धारण करेंगे। वस्त्र का पैटर्न अभी के टाइप का नहीं होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा इमर्ज नहीं किया हुआ है। इनिशियल तौर पर जो पेड़ के छाल हैं पहले आदिमानव पहनते थे, अब उसमें थोड़ा सा कलाकारी इन्होंने किया है और वस्त्र को धारण करना शुरू किया है। वस्त्र का पैटर्न क्या क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इनका इकोनॉमिक लाइक देखिए, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, क्या क्या काम करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहला काम क्या करेंगे? पशु को चराएंगे। गाय से संबंधित टोटल आपको शब्दावलियां मिलेंगी, मतलब गाय ओरिएंटेड टोटल काम इनको करना है। तो इकोनॉमिक्स हमेशा एनिमल हस्बेंड्री के इर्द गिर्द आपको मिलना है। जैसे देखिए, द ऋग्वेद मेंशन द प्लाउ, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर लाइफ्स। ठीक है, पहला काम है पशुपालन, गौण काम है एग्रीकल्चर। समय बचेगा तो एग्रीकल्चर करेंगे। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक में जाएंगे तो कृषि प्रोमिनेंट काम हो जाएगा। पहला काम प्रायोरिटी में कृषि एग्रीकल्चर आएगा। सेकेंड काम होगा एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि अभी ये क्षेत्र को नहीं जोत सकते थे, इनके पास लोहा का खोज नहीं हुआ है, किसी प्रकार का ऐसा विपन इनके पास नहीं है प्लोई करने के लिए, खेत का गहरी जुताई नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआती तौर पर यील्डिंग कम होगा और ये कृषि पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो जंगली किस्म का जो फसल है उसी पर खा के रहेंगे। जौ इनको अनाज में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन विशेष उत्पादन नहीं करेंगे क्योंकि जंगली क्षेत्र को डेवलप इन्होंने नहीं किया है। जब जंगल कटेगा, क्षेत्र का विस्तार होगा, तो मल्टीपल क्रॉप्स यहां पर देखने को मिलेंगे। शुरुआत में ऐसा नहीं मिलेगा। फिर देखिए दूसरा, एरेबल लैंड वाज कॉल्ड उर्वरा और क्षेत्रा। जहां पर कुछ कृषि हो रही है आरंभिक तौर पर उसको उर्वर या क्षेत्र के नाम से जानेंगे। द वर्ड्स गव्या एंड गव्यती आर यूज फॉर पास्चर्स इन द ऋग्वेद। अब देखिए, जो गव्या है, गव्यती है, ये सभी के टर्म गाय से जुड़ा हुआ है, और ये सभी टर्म किससे जुड़ा हुआ है? इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो दूरी का मतलब है उसको गाय जितना दूर चलेगा उसको गव्या बोला जाएगा। गाय के टर्म्स को यूज करके दूरी को मापेंगे, समय की बेला को मापेंगे। गाय से संबंधित इकोनॉमी का जितना काम होगा उन सभी को एक एक टर्म देंगे। मतलब ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मेन जो धुरी है वो कौन है? गाय है। ठीक है, पशुपालन। द ऋग्वेद मेंशन क्राफ्ट्समैन सच एज कारपेंटर्स, कैरियोट मेकर्स मतलब रथ चाने वाला, वीवर्स जो बुनकर होता है वो मिलेगा, लेदर वर्कर्स चमड़ा का काम करने वाला मिलेगा, पॉटर्स पॉटर बनाने वाला, पॉटरी बनाने वाला, कुम्हार की चर्चा यहां पर मिलेगी। ये सभी कारपेंटर, मतलब ये जितना जो इकोनॉमी में जो इनिशियल इकोनॉमी होता है पशुपालन और कृषि से, उससे जुड़ा हुआ जो प्रोफेशन है वो यहां पर ऑक्यूपेशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये सब काम यहां पर हो रहा है क्योंकि उत्पादन अधिक नहीं है तो बहुत अधिक काम में नहीं कहेंगे, ट्रेड एग्रीमेंट बहुत अधिक नहीं हो पाएगा। तो जो नीड्स है सोसाइटी की, लोगों की, उसका उत्पादन ऋग्वैदिक काल में किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इकोनॉमिक लाइफ में और क्या क्या है। एक निस्क नामक शब्द मिला है। द टर्म निस्का इज ऑल्सो मेंशन्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। निस्क का मतलब है बार्टर सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। निस्क और सतमान नामक 2 टर्म आपको ऋग्वेद में मिलता है। निस्क का मतलब हो सकता है
स्वर्ण आभूषण भी हो, निष्क का मतलब हो तो कोई ना कोई कीमती कोई ना कोई पत्थर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा माना गया कि निष्क और सतपान उस समय बार्टर सिस्टम के रूप में, वस्तु विनिमय के रूप में शुरुआत हो रही है। ये निष्क जो है व्यापार वाणिज्य में यूज किया जा सकता है इनिशियली तौर पर। सतपान का मतलब है 100 गायों का दान, 100 गाय, 100 गाय हैं वो दान देना, तो ये दोनों टर्म यहां पर मिलेगा। यहां पर सूदखोर, बेकनॉट का मतलब सूदखोर भी यहां पर है, मतलब आप अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, मतलब आरंभिक इनिशियली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ गुण यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब सरप्लस थोड़ा सा बढ़ेगा तो जमाखोरी शुरू हो जाएगी और लोग क्या करेंगे, अपने पैसों को, जो भी इनके पास संसाधन है उसको क्या करेंगे, मल्टीपल कुछ ना कुछ आउटकम लेने का प्रयास किया जाएगा इनके द्वारा। देखिए, मनी लेंडर से उधार देने वाले हु चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, जिसको हम बोलेंगे बेकनॉट। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा द आर्ट ऑफ प्लोइंग द लैंड विथ अ प्लो वाज फर्स्ट टॉट बाय द अश्विन्स। अश्विन कुमार, जिसको अश्विन देवता के नाम से जाना जाता है, इसमें ऋग्वेद में वर्णित है कि अश्विन कुमार के द्वारा पहली बार कृषि को इंट्रोड्यूस किया गया। एग्रीकल्चर वर्क में उन्होंने ही पहले बार प्लो, हल पकड़ा और कृषि करने की शुरुआत की। अश्विनी कुमार को यहां पर औषधि के देवता के रूप में भी पूछा जाएगा। गविष्टि मीनिंग द सर्च फॉर काउ, गायों की खोज को गविष्टि कहा गया। अगर गाय कोई चुरा के लेके चला गया अनारे, तो गायों की खोज के लिए जो निकलेंगे उसको गविष्टि कहा जाएगा। टर्म गाय से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए यहां पर एक सिनोनिमस है वार। गविष्टि का मतलब है कि वार, मतलब गायों की खोज का मतलब कि गाय अगर कोई चुरा के ले जा रहा है तो गाय के लिए युद्ध करेंगे। तो गविष्टि का मतलब भी हो सकता है कि गायों की खोज, मतलब जिस एरिया में अगर अनारियों ने गाय चुराया या गाय भटक गई, कहीं बांध लिया गया, उसको छुड़ाने के लिए युद्ध करेंगे, जिसको गविष्टि के नाम से जाना जाएगा। सिमिलरली द वर्ड गणवेशना, गोसु, गव्या, गाम्या, ये बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। इस सब का सब उसमें टर्म क्या है, गाय है, मतलब गाय इकोनॉमी का मेन धुरी है, पहले ही बता चुके हैं। फिर देखिए यहां पर जितना जो टर्म होगा कैटल से रिलेटेड होगा। कैटल मेन यहां प्रोफेशन क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है, कैटल है, कैटल हेल्डिंग है। दूसरा है जो धन है, जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में कैटल है, गाय होगा, उसको गोमत। धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाएगा, मतलब उसके पास सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे अधिक संख्या में गाय है, तो उसको सबसे धनी व्यक्ति बोला जाएगा। फिर यहां देखिए, यहां जो कोई भी काम होगा तो उसमें प्राइमरली क्या होगा, जो गिफ्ट दिया जाएगा दक्षिणा में वो गाय दिया जाएगा, या उस वक्त जो सबसे अधिक लेवल क्या है, गाय है। तो कोई ब्राह्मण अगर कोई पूजा पाठ कराता है, यज्ञ कराता है, तो दक्षिणा में गाय को दिया जाता है। अभी तक ये परंपरा चली हुई है कि कोई श्राद्ध क्रम में या कोई मानेंगे तो गाय का दान करना शुभ माना जाता है। तब से लेकर आज तक हम गाय का यूज कर रहे हैं, गाय को आज भी पूजा जा रहा है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। फिर देखिए, पीपल फियर्स द punish because in addition to being cattle thieves they were also extremely wealthy in terms of livestock। देखिए, जिनके पास सबसे अधिक गाय है वो सबसे धनी माने जाएंगे, गोमत, क्योंकि गाय से जुड़ा हुआ इकोनॉमी है। तो ऋग्वेद काल में गाय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में जितना अधिक चर्चा मिलेगा लगभग सब गाय से जुड़ा हुआ टर्म मिलेगा, उसी को याद रखना। टर्म पूछेगा भी तो इस टर्म को एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमी का मेन धुरी क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, विशेषकर कौन, गाय, और गाय से संबंधित शब्द को ध्यान रखना है। फिर ओनली वन ग्रेन, एक ही ग्रहण है जिसका नाम है यव, यव मतलब जौ, ठीक है, हैव बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेद। इन द बेसिक पार्ट ऑफ ऋग्वेद संहिता ओनली 3 वर्ड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आर फाउंड, मैन्यूर, ग्रेन एंड प्रॉपर्टी। मतलब आरंभिक रूप से गाय का गोबर का खाद का रूप में यूज हो सकता है, ग्रेन जो इनिशियली कौन है, जौ का उत्पादन हो सकता है, और प्रॉपर्टी के रूप में कुछ नहीं है। जिसके पास सबसे अधिक मात्रा में पशु है सबसे धनी माना जाएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म में आते हैं। स्काई गॉड्स, आकाश के देवता कौन थे, सूर्य थे, दैव, धौ जिसको बोलते हैं, धौ पुराने देवता हैं, वरुण है, मित्र है, पूषण है, विष्णु है, सवितु है, ये सब आकाश के देवता हैं। आदित्य है, उषा है, अश्वनी है। देखिए, जो बेला काल है, उषा काल मतलब सूर्योदय के पहले जो बेल लालिमा होता है उसको उषा बोला जाएगा, ठीक है। गोधूली जो लास्ट में का जो पार्ट होगा उसको बोला जाएगा संध्या। तो जो मौसम का पैटर्न है उसी पैटर्न को ये देवी देवता घोषित करेंगे, क्योंकि बारिश कराना, बारिश इंपॉर्टेंट है, तो उसमें इंद्र का पूजा किया जाएगा। इंद्र का 2 काम है, आर्यों के साथ लड़ना भी, अनार्यों के खिलाफ युद्ध भी करेंगे, बारिश का भी देवता है, वज्र से बारिश भी कराएंगे। इंद्र का पूजा यहां भी हो रहा है। दूसरा जो स्पेस, अंतरिक्ष के देवता है, इंद्र है, रुद्र है, मरुत है, वायु है, पर्जन्य है, ठीक है। ये सब जो देवता है अंतरिक्ष के देवता है। पृथ्वी के जो देवता है अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, ठीक है, बृहस्पति है, सरस्वती है, कुछ देवी भी है, कुछ देवता भी। जितना जो नदी है सबको देवी माना जाएगा। अरण्य, जंगलों की देवी को अरण्यी कहा जाएगा, ठीक है।
तो जो देवता है उनके साथ उनकी पत्नियों को कंपाइल किया जाएगा देवी के रूप में। और ऋग्वैदिक काल में जितना जो नेचर है, नेचर का ही पूजा किया जा रहा है, एज अ ह्यूमन, एज अ वीमेन मान के उनको पूजा किया जा रहा है। ऋग्वैदिक देवता में विशेष ऐसा कुछ नहीं, बहुत पावर इनको नहीं दिखाया, लेकिन माना गया है कि इनके प्रेजेंस में ही इनका इकोनॉमी चल रहा है, इनकी सुरक्षा इनके हाथ में है, इसलिए इनका पूजा करेंगे। ऋग्वैदिक रिलीजन, आज रिलीजन का रूप क्या है? सेकेंड जो सबसे मेन काम है वो है अग्नि। अग्नि देखिए, पहला बार ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन मिला है 250 बार इंद्र का। इंद्र सबसे प्रमुख देवता है, क्योंकि इंद्र आर्यों की सुरक्षा भी कर रहा है, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, किला को भी ढा रहा है, इंद्र बारिश का भी देवता है, इंद्र युद्ध का भी देवता है। इंद्र के बाद 200 ऐसे जो हाइम्स है वो भी लिखे गए हैं अग्नि के लिए। सेकेंड परमानेंट देवता अग्नि है, 200 बार उसका वर्णन मिलता है। अग्नि घर घर का देवता है, अगली जंगलों को भी साफ कर रहा है, तो अग्नि को घर घर का देवता ही माना गया है। जंगलों को साफ करने में उसकी उपयोगिता है, तो अग्नि देव की पूजा की जाती है, सेकेंड देवता है। तीसरा, अग्नि वाज द मेडिएटर बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमन। क्योंकि हवन करेंगे तो हवन में जौ डालेंगे, तो अग्नि में जब स्वाहा बोलेंगे तो हवन करेंगे, तो अग्नि क्या करते हैं, देवताओं तक मनुष्य की इच्छा को पहुंचाते हैं, तो अग्नि को मेडिएटर देवता के नाम से भी जाना जाएगा। ऑफरिंग टू द गॉड्स वर मेड थ्रू हिम। जब तक अग्नि नहीं चाहेंगे तब तक आपके ऑफरिंग को, आपके जो भी ऑफर कर रहे हैं उसको जलाएंगे नहीं, जब तक जलेगा नहीं तब तक देवता को भोग मिलेगा नहीं, तो इसलिए अग्नि को सेकंड प्रोमिनेंट देवता बोला गया। तीसरा, द ऋग्वेद कंटेन्स 200 हाइम्स इन प्रेज ऑफ अग्नि। 200 यहां पर ऐसे 200 बार उनका उच्चारण किया गया, प्रार्थना उनकी की गई, स्तुति की गई है। द थर्ड मेजर डेटी वाज वरुण। वरुण देवता है, ये जितना जो महासागर है, नदी महासागर, उन सभी के अधिपति वरुण है। मतलब नदी महासागर, कोई पोखरा तालाब होगा, उसके देवता कौन है, वरुण होंगे। वरुण का एक और काम होगा, इनको ऋतस्य गोपा, ऋतुओं के संचालन की जिम्मेदारी इनको दी जाएगी, कि ऋतु परिवर्तन किसके हाथ में, वरुण के हाथ में। दूसरा एक और मतलब है, हु रिप्रेजेंटेड द, यहां ध्यान रखिएगा, मीनिंग ही वॉज कंसिडर्ड द रेगुलेटर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड असुरा। इनको असुर भी कहा गया है, मतलब वरुण देवता किसी पर दया नहीं कर रहे। अगर नृतस्य गोपा भी इनको कहा गया, मतलब समाज में नैतिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी वरुण को दी गई है। अगर समाज में चोरी बढ़ेगा, छल बढ़ेगा, कपट बढ़ेगा, तो माना जाता है कि वरुण देवता क्या करेंगे, अभिशाप दे देंगे, इसके कारण समाज नष्ट हो सकता है। तो वरुण का बहुत सारा काम यहां पर देखा जाएगा। फिर मरुत्स आर द गॉड ऑफ पेस्ट। जितना जो आंधी तूफान होगा, हवा चलेंगे, उसके देवता को मरुत कहा गया है। पर्जन्य है, जो बारिश कराएंगे, उस देवता को पर्जन्य कहा गया है। ऋतु हैड कंप्लीट डिस्पेयर्ड सरस्वती। यहाँ पर जितना जो ऋतु जो परिवर्तन होगा उसको ऋतु देवता के नाम से जाना जाएगा। सरस्वती, इस रिवर के, सरस्वती जो पहले नदी है वो नदियों की मां, नदीतमा महितमा इनके नाम से यहाँ पर सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, और सरस्वती नदी का पूजा करेंगे, मेन है। लेटर द गॉड ऑफ लर्निंग, बाद में यही जो सरस्वती है इनको हम वाग देवी के नाम से या सरस्वती माता के नाम से जानेंगे, जो कि बुद्धि और विजडम की देवी हो जाएंगी। पहले कौन है सरस्वती, एक नदी है जिसमें सरस्वती नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है, इकोनॉमी उनका बहुत योगदान है, तो पहले वो नदी के रूप में पूजी जाएंगी, बाद में यही सरस्वती देवी ज्ञान की देवी हो जाएंगी। लेटर जाके ऋग्वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक में। फिर देखेंगे सरस्वती वाज द रिवर गॉडेज, इनको बाद में क्या हुआ, लर्निंग की देवी मानी जाएगी। इंद्र एंड अग्नि वर इन्वोक्ड टू एक्सपेक्ट द सैक्रिफाइसेस ऑफर बाय ऑल द पीपल। इंद्र और अग्नि का यूज ज्यादा है, युद्ध भी करना है और यहाँ पर यज्ञ भी करना है, दोनों मेन काम है। ये दोनों देवता क्या है, प्रोमिनेंट होंगे, बार बार इनका वर्णन किया जाएगा। द सैक्रिफाइसेज और ऑफरिंग कंसिस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, घी, उस समय जो भी उत्पन्न होगा, सब्जी, साग, जौ, दुग्ध उत्पाद, इन सभी को क्या किया जाएगा, ऑफरिंग किया जाएगा, किसमें, ऋतु, किसी भी प्रकार का यज्ञ में, और इस ऑफरिंग को कौन पहुंचाएगा, अग्नि पहुंचाएगा। तो पूरा का पूरा पैटर्न देखो, जितना जो रिचुअल्स देख रहे हो, सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, उस समय जो मौजूद है उस पर डिपेंड करता है। पूषण जो देवता है एनिमल्स के, बाद में लेटर वैदिक काल में ये देवता हो जाएंगे शूद्र के। तो पशुओं की सुरक्षा के लिए जो देवता है उनका नाम पूषण कहा गया है, बाद में क्या होंगे, शूद्रों के देवता हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि पूषण देवता जो पहले ऋग्वेद के पशुओं के देवता थे, पशुओं के संरक्षण थे, वो बाद में पशुओं के बाद में क्या होते हैं, किसके, तो शूद्रों के देवता माने जाएंगे। मतलब पूषण को भी ऋग्वैदिक काल में अपना लिया गया, लेकिन बाद में अनार्यों को जो मैच करेंगे, अनार्यों के साथ ही कंबाइन होंगे, तो अनार्यों को देवता को भी कोई ना कोई पद देना पड़ेगा। तो देखेंगे पूषण का पद इन्होंने चेंज कर दिया। अब ऋग्वैदिक देवताओं के नाम दिए गए, पूरा का पूरा हमने लिस्ट दिया है, थोड़ा मैं दूर हट के बता रहा हूं। इंद्र जो है देवताओं का किंग ऑफ द गॉड, देवताओं का जो राजा है इंद्र है। गॉड ऑफ थंडर, जो तूफान, जो मतलब खासकर बिजली चमकाना, ये सब काम, बारिश कराना इनका काम है। रेन करवाना है, और युद्ध के देवता है।
अग्नि फायर, गॉड ऑफ सैक्रिफाइसल फायर, जो यज्ञ करेंगे सैक्रिफाइस अग्नि में दिया जाएगा। मैसेंजर है किसके बीच में, तो ह्यूमंस और गॉड, देवता के बीच में और मनुष्यों के बीच में मेडिएटरी का काम कौन करेंगे, अग्निदेव करेंगे। वरुण स्काई गॉड है, कॉस्मिक ऑर्डर में आते हैं, न्याय के भी देवता माना जाएगा। इनको लॉ ऑफ नेचर प्राकृतिक देवता ही माना जाएगा, ऋतु परिवर्तन का भी देवता इनको माना जाएगा, और समाज में नैतिकता बनाने का भी काम इन्हीं का माना जाएगा। सूर्य देवता है, गॉड ऑफ लाइट, प्रकाश देते हैं, गर्मी देते हैं, जीवन चलाते हैं। उषा जो सूर्यास्त होता है उसकी देवी मानी जाएंगी, मतलब इसका मतलब है कि जो शाम का समय है उसको उषा के नाम से जाना जाएगा, सॉरी सुबह का समय को सोमा। यहां रिचुअल्स ड्रिंक है, कब होगा, तो यहां पर जब भी कोई सेक्रीफाइस या यज्ञ या कुछ करेंगे तो एक रिचुअल्स होगा, सभी राजा लोग एक रस पिएंगे, उसका नाम है सोम। कुछ नहीं है, आज के समय में काढ़ा जिसका नाम होता है वही टाइप का है, जो शरीर के बहुत सारे फंक्शन को ठीक करता है, शरीर के बीमारी को दूर करता है। तो एक प्रकार का मान के चलना है कि ड्रिंक है जो कि तुम्हारे मनुष्य को क्या करता है, स्वस्थ रखने में, आर्यों को स्वस्थ रखने में भूमिका निभाता है। वायु है, वायु मतलब यहां पर हवा का देवता है, ठीक है। इससे हम कह चुके जीविका चलाने में इनका ही काम है, हवा सांस ले रहे हैं, अग्नि को प्रज्वलित करने में इनका योगदान है, तो वायु का पूजा किया जाएगा। मित्र एक फ्रेंड है, जो गॉड ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट, किसी प्रकार का दोस्ती करेंगे तो मित्र का क्या करेंगे, सौगंध खाएंगे कि ये देवता के प्रगति में इनके द्वारा ही किसी आर्य अनार का कंपाइलेशन होगा, आर्य अनार संस्कृति एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, एक दूसरे का केयर करेंगे। तो मित्र को एक प्रकार का शपथ का प्रतीक माना गया है कि कोई ना कोई के किसी न किसी को साक्षी मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मित्र देवता है, ठीक है। बृहस्पति है, अभी देखिए बृहस्पति गुरु हैं, देवताओं के गुरु, उसमें लॉर्ड ऑफ प्रेयर, प्रार्थना बृहस्पति के नाम से होगा, बाद में देवताओं के चीफ बन जाएंगे, ठीक है। पूषण नर्सियर है, गॉड क्या करता है, जो मवेशियों की सुरक्षा करता है, प्लांट की सुरक्षा कर, रास्तों की सुरक्षा करता है, यात्रियों की सुरक्षा करता है, उसको पूषण कहा जाएगा। रुद्र एक प्रकार का ऐसा तूफान है, स्टॉर्म गॉड है, खासकर यहां पर लास्ट में यही रुद्र शिव के एक रूप में बदल जाएंगे। तो रुद्र एक मतलब विनाश के देवता होगा, गलत काम करोगे तो रुद्र का कोप आपको भोगना पड़ सकता है, ठीक है। दयाजूज है, स्काई फादर, इसका नाम है दो पहले बोलते हैं। ये क्या करते हैं जी, यहां पर देखेंगे बाद में, ये ब्राइट स्काई, जितना जो आकाश मंडल उसको धौ बोला जाएगा, प्रकाश के देवता के रूप में प्राचीन नाम इनका होगा। पृथ्वी हमारा जो अर्थ है उसको पृथ्वी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अदिति ये कौन सी है, ये मदर ऑफ आदित्य, मतलब जितना जो 12 आदित्य है उसकी माता अदिति कही जाएगी। मरुत तूफान का देवता होगा, जितना जो तूफान आएगा वो किसके अंदर में है, मरुत के अंदर में है। अश्वनी कुमार कुछ नहीं है, जो घोड़ा है, घोड़ा खासकर जो युद्ध के लिए घोड़ी की जरूरत होगी तो उसकी सुरक्षा का काम इनका है। इनका काम हीलिंग करने का है, कोई रोग होता है उसको ठीक करने का काम ये करेंगे, बचाने का काम ये करेंगे, ये सभी अश्वनी कुमार होंगे। रात्रि रात की देवी है, ध्यान रखना है, जितना जो हम अभी पहर की चर्चा करते हैं, मौसम की चर्चा करते हैं, इन्हीं को उस वक्त देवता कहा जा रहा है। अभी जिसको हम देवता नहीं मानते हैं, इनिशियल तौर पर ये सभी देवता के नाम से पूजे जाएंगे। बाद में उत्तरवैदिक काल के बाद धीरे धीरे क्या होगा, इनका स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्त काल में ले लेंगे। इससे पहले धीरे धीरे उत्तरवैदिक काल में विष्णु आ ही जाएंगे, मतलब बाद में देवता का स्वरूप भी चेंज होगा, क्योंकि इनका काम खत्म तो इनका प्रशंसा भी खत्म हो जाएगा। जिसकी जरूरत समाज को होगी उसी को देवता के रूप में पूजा जाएगा। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद का हमने चर्चा किया। चारों वेद में मेन जो इसमें कुछ वेदा जिसके ब्रांच है, जैसे यहाँ पे देखिए साकल्य, वास्कला, ठीक है, अस्वालखन्य, सांख्य, ये सब इसका क्या है, एक प्रकार का ब्रांच है। ऋग्वेद में मेजर क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, इससे जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद में देखिएगा तैतरीय ब्राह्मण, मैत्रीय ब्राह्मण, ये जितना जो है शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, इसका पाठ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तैतरीय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण इसका, सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद इसे कौस्तुम्बा, राननीय, जैमिनीय, ये सब इसका उपवेद करके सब ब्रांच करेंगे। पंचवीस, षड्वीस ब्राह्मण, ये सब जितना जो है इसका क्या होगा, मेजर ब्राह्मण ग्रंथ होगा। अथर्ववेद की चर्चा करेंगे, यहाँ पर सौनिक या पिपलाद, ये जितना जो प्रोमिनेंट आदमी देखेंगे उपवेद की चर्चा होगी। फिर गोपत ब्राह्मण, ये क्या होगा लास्ट में, इससे ब्राह्मण, मतलब हर वेद में उपवेद भी है, ब्राह्मण ग्रंथ भी जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद के बारे में जो बोला जाएगा तो इससे क्या होगा, आयुर्वेद जुड़ा होगा, ठीक है। यजुर्वेद से धनुर्वेद जुड़ जाएगा। सामवेद से क्या जुड़ेगा, यहां पर गंधर्व वेद जुड़ जाएगा। अथर्ववेद से क्या जुड़ेगा, गोपत जुड़ जाएगा। मतलब ध्यान रखना है, चारों वेद से जुड़े हुए बाद में बहुत सारे विकसित कार्य होंगे, अलग अलग लिटरेचर का गठन होगा। इन्हीं चारों वेदों से ब्राह्मण ग्रंथ निकलेंगे, आरण्यक ग्रंथ निकलेंगे, उपनिषद का चर्चा करेंगे, लास्ट में वेदांत की भी हम चर्चा करेंगे। तो चारों वेद का मेन उपयोग क्या है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ऋग्वेद की जो नदियां हैं, नदियों के प्राचीन नाम, नए नाम से प्रश्न पूछा जाता है। रावी का नाम है परुष्णी नदी,
झेलम का नाम है वितस्ता, पुराना नाम वितस्ता है, ठीक है। इसी प्रकार सतलज का सतुद्री नदी के नाम से कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चारों पर यहाँ पर झेलम वितस्ता की हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। गोमल, काबुल की जब जो गोमती नदी है उसको गोमल नदी के नाम से जाना जाएगा। तो ऋग वैदिक कालीन 7-8 नदी है उसका भी चर्चा, तो जब उत्तर वैदिक काल आएंगे उसमें हम चारों नदियों की भी चर्चा कर लेंगे, बता देंगे, चूंकि चेंज बताना, चूंकि सदा नीरा नदी गंडक को कहा जाएगा, यहां से प्रश्न आया हुआ है। तो आपको अभी तक ऋग्वैदिक काल का हमने क्या बताया, ऋग्वेद का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर बता दिया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बता दिया, रिलीजियस स्ट्रक्चर बता दिया, उसका क्षेत्र हमने बता दिया, मेन एक्टिविटी क्या है वो बता दिया। इसी को ध्यान रखना है, ऋग्वेद को ओरिएंट करके ऋग्वेद में जो जो वर्णित है उसी के आधार पर ऋग्वैदिक काल की चर्चा करेंगे। इतना ध्यान रखना है, जो टर्मिनोलॉजी है उससे आपके एग्जामिनेशन में 100% प्रश्न आता है, तो उसका टर्मिनोलॉजी देखेंगे। लास्ट में हम एमसीक्यू भी करेंगे, जब हमारा टॉपिक यहाँ पर मेन आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट में। आखिर ऋग्वेद में कॉन्सेप्चुअल पार्ट को जब तक नहीं जानेंगे कितना फैक्ट रटोगे। तो कॉन्सेप्ट को समझ गए, फैक्ट बहुतायत मात्रा में आपको मिलेगा। आप जब एमसीक्यू करोगे, टेस्ट सीरीज बनाओगे तो बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। एक भी प्रश्न कॉन्सेप्चुअल नेचर का नहीं छूटेगा, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नेचर पर शिफ्ट कर गया है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा लेटर वैदिक होगा। लेटर वैदिक को कराने से पहले थोड़ा ऋग वैदिक को फ्लैशबैक, थोड़ा रिकॉल में आपको करा दूंगा, फिर लेटर वैदिक की तरफ चलेंगे। ये जो चैनल है यहाँ पर डेली आपकी क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। अभी एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो उसमें इसका वेटेज बहुत अधिक है। आपको क्या करना है, समय पर उपस्थित होना है, पंक्चुअल होकर। द प्रेप हैक चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि कोई भी वीडियो जहां से अगर पब्लिश होंगी आपको ससमय मिल जाएंगी और आप पंक्चुअलिटी के साथ क्लास देख पाएंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।